together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Shaheen-e-Urdu. दोस्तों आदाब, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ आलम. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन-ए-उर्दू में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम मानू के उन होनहार तलबा और तालिबात से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन और मशक्क़त से अपना एक अलग मकाम बनाया है, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में हों या चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हों या किसी भी ज़िंदगी के तजुर्बात में हों या कोई किसी कंपनी में हों, अपने अपने फील्ड में कोई अच्छा काम कर रहे हों. उन तमाम लोगों को आपसे रूबरू कराते हैं. चुनांचे आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, जो आज हमारे साथ शाहीन-ए-उर्दू में हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. अजीमुद्दीन साहब, आपका हमारे इस शाहीन-ए-उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है. शुक्रिया. इससे पहले कि बाकायदा आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, आपका मुख्तसरन तारुफ हम अपने सामाईन और नाजरीन के लिए पेश करना मुनासिब समझते हैं. मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. फिलवक्त आप जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में बहैसियत सैप एनालिस्ट अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं. आप सैप सिक्योरिटी के मैदान में बड़ी महारत रखते हैं और आपकी तकनीकी सलाहियतों की एक लंबी फहरिस्त है जो आपके बायोडाटा से मैं था, जिसका तस्करा मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, अभी थोड़े से टाइम की कमी है. आप इन तमाम ख़ास सलाहियतों जिसमें सिक्योरिटी और मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्योरिटीज़ हैं, उन तमाम पर आप अच्छी खासी महारत रखते हैं. आपके इन स्किल्स को देखते हुए विप्रो जैसी प्रेस्टिजियस कंपनियों ने आपके इस टैलेंट को सराहा है. और जहाँ तक रही है बात आपके तालीम की, तो आपने इब्तदाई तालीम बिहार हाई सेकेंडरी बोर्ड से हासिल की है और फिर आपने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का रुख किया और यहाँ से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की. तो आइए फिर उनकी कामयाबी कहानी आप ही की ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि जहाँ से मैं पढ़ के अपने करियर की शुरुआत की, प्रोफेशनल करियर की, वहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे मैं अपने सारे अचीवमेंट्स को बता सकता हूँ. और ये सिर्फ मेरे लिए हेल्पफुल नहीं होगा, ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा. जो भी बच्चे आएंगे पढ़ेंगे उन सबके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि कैसे एक करियर की शुरुआत करनी चाहिए. एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं सारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो भी अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं. तो मैं ये मेरी जो जॉनसन, जी बिल्कुल बिल्कुल ये होना भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में देखा है कि अब ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं
विप्रो जो है वो मेरी पहली कंपनी थी एज ए सर्विस बेस्ड। तो उसके बाद मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था जिसका नाम अभी बदल के जीरोक्स हो गया है। तो जीरोक्स में था मैं। और अभी मैं जो जिस कंपनी में हूँ वो जॉनसन एंड जॉनसन है। ये दुनिया की 22 नंबर पे आती है कंपनी वर्ल्ड में रेवेन्यू के मामले में। तो अभी यहाँ पे जो मेरी हैसियत और मेरा जो डिजिग्नेशन है वो एसएपी एनालिस्ट का है। बेसिकली इसमें जो है ये एक्चुअली मेरा पूरा करियर ही एसएपी से शुरू हुआ था। और एसएपी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एक कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए भी होते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एसएपी यूज करती हैं, जिसका मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में है। उसके बाद से आपको ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, मेडिकल साइंस में है, इवन गवर्नमेंट यूज करती है एसएपी को। तो इसी से मेरी करियर की शुरुआत हुई है और मैं इसमें एक एनालिस्ट और आर्किटेक्ट के रोल पे हूँ अभी, जिसमें हम लोग का काम होता है कि किसी भी कंपनी के पूरे आर्किटेक्चर को डिजाइन करना है। लाइक अगर कोई कंपनी एसएपी नया इंस्टॉल करती है या खरीदती है एज ए कंपनी, तो वो कंपनी उस एसएपी को कैसे यूज करेगी, उसके क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे, उसको यूज करने का तरीका क्या होगा, वो सब जो डिसीजन मेकिंग स्टेप्स होते हैं वो हम लोग का रहता है। तो ये एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा फील्ड है एसएपी सिक्योरिटी, ये इसमें सिर्फ एसएपी सिक्योरिटी पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। हम लोग को क्लाउड सिक्योरिटी पे भी फोकस करना होता है। एंड ये बहुत एक क्रूशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका डेटा कहीं बाहर से एक्सेस हो जाए। फॉर एग्जांपल विप्रो एज ए कंपनी वो बहुत सारी कंपनी का डेटा को हैंडल करता है। अगर अभी हम लोग एक प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं, तो वो एक मेरा एक अहम रोल है। उसके लिए भी बहुत सारी मतलब टेक्निकल स्किल्स लगती हैं। और एसएपी जिस डोमेन में मैं हूँ, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक ही टेक्नोलॉजी आना चाहिए, आपको 2-3-4 टेक्नोलॉजी आना चाहिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे कि एक साइबर अटैक कैसे होता है और उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करते हैं उससे लाइक। और हम लोग एक कोर्स भी डिजाइन करते हैं फॉर ऑल आवर एम्प्लॉय। जहां भी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बेसिक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना होता है, विच इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो ये सब में मेरी खुशूसियत हासिल है और एक अच्छा तजुर्बा अब तक हो चुका है। चलिए, बहुत 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 अच्छी बात है कि आप लोग जो है साइबर सिक्योरिटी में खुसूसी तौर पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। और जो आपने बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी रियली इट्स बहुत बड़ी कंपनी है, और इसका जो हम लोग जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट में हैं, और बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और बहुत सारे इसमें हैं। अब चलिए आपकी बात करते हैं कि आपका तालीमी सफर कैसा रहा। और आपने जैसे आप बताया कि आपकी शुरुआत तो बिहार के एक हायर सेकेंडरी से हुई, तो आपने तालीमी सफर के बारे में बताइए। जी, तो जो मेरी तालीम है वो एक्चुअली में उर्दू में ही हुई है। मेरे घर में जो पहले अखबार आते थे उर्दू में ही आते थे, कौमी तंजीम नाम की अखबार होती थी। अभी तो लोग अखबार धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है और ज्यादातर लोग तो डिजिटल वो उर्दू ही अखबार आता था। तो हमारे घर में जो मेरे दादा हैं या और भी लोग हैं या अखबार पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं कि जो हमारा स्कूल था जहाँ से मेरी मिडिल स्कूल था, जिसमें मेरी 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद पढ़ाई हुई, तो सब जो अदारा था वो सब सरकारी ही था, बिहार बोर्ड से ही था। और सब में जो एक पेपर एज ए उर्दू था। तो उर्दू एक बहुत अच्छा और एक बहुत अहम रोल मेरे लाइफ में रहा है उर्दू का। और आप अगर देखेंगे कि जो मेरी जो बातचीत होती है उसमें भी ज्यादातर उर्दू का ही इस्तेमाल होता है। अगर आप बहुत लोगों से मिलेंगे जो उर्दू एज ए शायर जानते हैं या उसको सुनना पसंद करते हैं, तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि लाइक आप एक उर्दू अदारे से पढ़ कर आए। तो ऐसा ये नहीं है कि मानो में जो एडमिशन हुआ मेरा वो एक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल होता है, इसलिए वहां पे हुआ था। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मानो ने भी मुझे दिया है, क्योंकि भले ही हम उर्दू में पढ़े, उर्दू में लिखे हैं, लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज हमको मिलती है वो एक अहम रोल अदा करती है। लाइक अगर आप बहुत अच्छा उर्दू बोलना जानते हैं, देन आपकी इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी वो भी एक अच्छा और अहम तरीके से रहता है। मानो से मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस फ्रॉम 2014 टू 18 एंड मैं पहला उस बैच का हूँ जो फर्स्ट एमएनसी में गया था। तो ये भी एक मेरे लिए अचीवमेंट था मानो से। 2014 का सेकंड बैच था मानो का हमारा बीटेक का, उसमें से मैं फर्स्ट हूँ जो पहला इवन मेरे से जो सीनियर थे उनमें से भी शायद कोई एमएनसी में गए थे।
बट मैं जस्ट आफ्टर कॉलेज मैं वो बात कर रहा हूँ कि जैसे ही हमारा सेमेस्टर खत्म होता है, आई वाज द फर्स्ट टू गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम विप्रो। देखिए, जो हमारी उर्दू एज ए लैंग्वेज है, अगर हम जिस चीज को उर्दू अपने मदर लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वो चीजें थोड़ा ज्यादा समझ में आती है। इंग्लिश जस्ट एन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स इट। सो इंग्लिश भी आनी चाहिए, बिकॉज यू नो यहाँ पे जब आप काम करने आते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, इट्स नॉट लाइक यू शुड इम्पोज योर ओन। तो उसकी वजह से आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। इट इज अ कॉमन लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानो 90.0 एफएम का करियर मोटिवेशन शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे मेजी रिस्टोरेशन के बारे में। दोस्तों, आज हम जापान की तारीख के एक अहम बाब के बारे में बात करेंगे, जिसने उस मुल्क को कमजोर और पसमानदा कौम से एक ताकतवर और जदीद कौम बना दिया। इस तब्दीली को कहा जाता है मेजी रिस्टोरेशन। ये वाक़या 1868 में पेश आया जब जापान के नौजवान बादशाह शहंशाह मेजी ने इक़्तिदार संभाला। उस वक्त तक जापान कई सौ साल तक शोगन फौजी हुक्मरानों के निज़ाम के तहत चल रहा था। जापान ज़्यादातर दुनिया से कटा हुआ था और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे रह गया था। मगर जैसे ही मगरबी ममालिक ने एशिया में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की, जापान को ये एहसास हुआ कि अगर वो बदल ना सका तो गुलामी का शिकार हो जाएगा। इसीलिए 1868 में मेजी रिस्टोरेशन यानी मेजी की बहाली के जरिए जापान ने एक नई राह अपनाई। इस तब्दीली के अहम पहलू ये थे: तालीम में इस्लाहात। जापान ने स्कूल और यूनिवर्सिटियां कायम की ताकि नौजवान जदीद इल्म हासिल करें। सनती तरक्की। मगरबी तर्ज की सनतें और फैक्ट्रियाँ कायम हुई। रेल, बिजली और मशीनें मुतारिफ हुईं। फ़ौज की मजबूती। जापान ने मगरबी मॉडल पर जदीद फ़ौज तैयार की। सियासत में तब्दीली। शहंशाह के तहत एक नया आइन बनाया गया और हुकूमत का नया ढांचा वजूद में आया। ये सब तब्दीलियाँ जापान को एक दहाई में ही ताकतवर, जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बना गईं। यही वजह है कि 20वीं सदी के आगाज़ तक जापान एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आज फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानो 90.0 एफएम का करियर मोटिवेशन शो। आप जब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने बताया कि आपके घरेलू तालीम भी, जहाँ से आपने इब्तिदाई तालीम में जहाँ पे उर्दू का अच्छा खासा दखल रहा और आपके वालिद साहब
और जितने भी आपके ख़ानदान के लोग थे वो लोग उर्दू के अख़बारात मंगाया करते थे और उर्दू के अख़बारात पढ़ते थे। तो आपने इब्तिदाई तालीम भी उर्दू से हासिल की, फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे आए तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ उर्दू एज़ ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। कभी आपको लगा कि ये टेक्निकल तालीम हासिल करने में आपको दुश्वारी हो रही है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए वही मैं बोल रहा था कि जो आप कोई भी पेपर पढ़ते हैं और आप उसको किसी अदर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जिस लैंग्वेज के बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हो, तो वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ते हैं, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, लाइक समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जैसे ही जब मैं मानो आया तो मैं लाइब्रेरी में पर्सनली बहुत सारे बुक्स को मैंने उर्दू में खुद स्टडी किया है। और जब आप कोई भी चीज़ अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, जो मादरी ज़बान होती है हमारी, जिस ज़ुबान में हम बात करते हैं, बोलते हैं, रहते हैं, उसमें जब आप बोलते हैं या किसी भी बुक्स को आप पढ़ते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं उसको, इन डिटेल समझते हैं। वो अगर आप सेम चीज़ को किसी और लैंग्वेज में समझते हैं, देन यू जस्ट ट्राई टू मग अप, लाइक आप उसको बस याद करने की कोशिश करते हैं, समझते नहीं। तो उर्दू ऐसा नहीं है कि मेरे कभी एक रुकावट बना है, ये बहुत अच्छा मेरे लिए सहूलत बोलूँगा या फिर अचीवमेंट था। मैं अचीवमेंट बोलूँगा क्योंकि मैं सारे बुक्स जो कंप्यूटर साइंस के थे, मैंने उर्दू में पढ़ी और देन जैसा मैंने बोला कि इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एज़ वेल एंड देन यू नो एनी लैंग्वेज और व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट। तो जब हम आगे बढ़े लाइफ में, तो जब मेरी जॉब की शुरुआती दौर थी, तो ऐसा नहीं है कि लाइक एवरीवन वाज़ नॉट कंफर्टेबल विद उर्दू। तो उर्दू एक बहुत ही प्यारी ज़बान है। सारे लफ्ज़ जो उर्दू के इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी प्यारी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि ये एक शो स्टॉपर है फॉर मी। इट वाज़ ऑलवेज़ एन अचीवमेंट एंड यू नो ये एक बहुत किस्मत की बात है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है जो हमारे मादरी ज़ुबान में तालीम दे हमारे बेसिक तालीम जो भी मादरी ज़ुबान में तालीम दे रही है। ये बहुत जो मतलब अभी का जो दौर चल रहा है, एवरीवन इज़ फोकसिंग ऑन देयर ओन लैंग्वेज कि जितनी आप टेक्निकल चीज़ें अपनी ज़ुबान में पढ़ के समझते हैं, वो आप दूसरे ज़ुबान में नहीं समझ सकते। आप बात कर सकते हैं, बाद में आप उसको किसी को समझा सकते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि ज़ाहिर-सी बात है कि आपने उर्दू में यहाँ से तालीम हासिल की और भी वो भी टेक्निकल तालीम हासिल की। लेकिन जब आप अपने कंपनी में परफ़ॉर्म करने के लिए जाते हैं, तो क्या वहाँ आपको किसी किस्म की दुश्वारी हुई? इस सिलसिले में कुछ बता सकते हैं? कोई ऐसी दुश्वारी नहीं होती है। जैसा कि मैंने कहा कि आप जो ज़ुबान घर पे बोलते हैं, आप उसमें चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, जब आप बुक पढ़ते हैं तो। और ये आपको देखिए इंग्लिश जो है एज़ आई सेड कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, तो आपको सीखनी पड़ती है क्योंकि आप जब काम करने आते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है। कुछ लोग साउथ से रहते हैं, नॉर्थ से रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से रहते हैं। ये उर्दू में पढ़ना इट वाज़ ऑलवेज़ एन अचीवमेंट बिकॉज़ मेरे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर थे टू अदर स्टूडेंट। वो इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश की और उसी चीज़ को अपने ही लैंग्वेज में पढ़ा, जो लैंग्वेज में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया तो 2014 के बाद से तो आप इन कैंपस में आए थे, उस वक़्त हमारा कैंपस अच्छा खासा ग्रो कर चुका था। तालीम के अलावा हमारे कैंपस की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसने आपकी शख्सियत साज़ी में, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में क्या रोल प्ले किया? देखिए, मैं तो कहूँगा कि 4 चाँद लगे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे अगर कैंपस की बात करें अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन और टीचिंग्स, तो जो अपना यूनिवर्सिटी है, लाइक द एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे पढ़ने का, वो बहुत सही है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि सीरियस है अपने करियर को लेके, वो बहुत आगे जा सकते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बहुत आगे जा सकते हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक लाइब्रेरी है जिसका मैंने अच्छा खासा फायदा उठाया है क्योंकि उस लाइब्रेरी में आपको फ्री वाईफाई मिलती है टू आज के डेट में इंटरनेट बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि आप एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। वो एक चीज है। दूसरी चीज है कि वहां पे जो माहौल है वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, मतलब ऐसा गलत वाला माहौल नहीं है, हमेशा वहां पे पढ़ने का ही माहौल रहता है लाइब्रेरी में। तो वो एक चीज अच्छी थी। दूसरी चीज है कि एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देती है। जब मैं वहां पे था तो हमारे पास वो भी अपॉर्चुनिटी था कि आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्रिकेट में जा सकते हैं,
यहाँ से आगे जाना चाहिए। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि इस मतलब कैंपस में एक आईएएस की भी प्रिपरेशन तो होती है कि अगर कोई बच्चा चाहे तो बीटेक के बाद आईएएस की भी तैयारी कर सकते हैं। मैं तो और वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप कुछ सब्जेक्ट्स भी सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने अरबिक में एडमिशन लिया था और मैंने डिप्लोमा इन अरबिक किया हुआ है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, देन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस नहीं है, वहाँ पे भी ऐसे ऑप्शंस हैं। हम लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए भी इनरोल किए थे कि हम लोग जॉब के लिए प्रिपेयर हो सके। वो मैं डिपार्टमेंट का नाम अभी मिस कर रहा हूँ, वो है। और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट थे कि हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स मिले हमें जिन्होंने हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करने को कहा और हमारी हेल्प भी की कि चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बोलना सीखना, ये सब चीजें। तो ये अहम रोल का मानता हूं। जी, आप जब रहे होंगे यहाँ पर कैंपस में, तो उस वक्त हमारे यहाँ कल्चरल सेंटर जो उर्दू कल्चरल सेंटर था, उर्दू सकाफत और कल्चरल सेंटर, उसमें ये काम उस वक्त अंजाम दिया जाता था। अभी तो हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से एक कल्चरल सेंटर भी का कयाम भी हो गया है। तो उस वक्त वो वही डिपार्टमेंट था जो उस काम को करता था। माशाल्लाह, उसके बारे में बात कर रहे हैं जी। और यही एक चीज नहीं है, जैसे और भी सारी अचीवमेंट्स हैं। लाइक वहाँ पे जब मैं था तो 2 बार प्लेसमेंट ड्राइव मानू के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था। अभी रिसेंटली भी ऑर्गेनाइज होने वाला है, मैंने देखा है पोस्ट। तो ये सब चीजें ये ना आपको एक प्लेटफॉर्म देती हैं कि आप एज ए कोऑर्डिनेटर वहाँ पे काम करते हैं, एंड देन आप देखते हैं कि कैसे लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो आप चीजों को समझते हैं। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव रहता है अपनी यूनिवर्सिटी का, हमेशा मैंने देखा। You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's Career Motivation Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Strive not to be a success, but rather to be of value. This quote is by Albert Einstein. इंतकाम लेने वाला अपने दुश्मन की सतह पर रहता है और माफ करने वाला उससे बहुत बुलंद हो जाता है। बेकन। कालिदास ने कहा है, सज्जन पुरुष बिना कहे ही दूसरों की आशा पूरी कर देते हैं, जैसे सूर्य स्वयं ही घर घर जाकर प्रकाश फैला देता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's Career Motivation Show. आप ये बताइए, मानो मैं जब आप दौरान तालीम
आपका कोई ऐसा फ़ख्रिया लम्हा जिसको आप हमारे साथ शेयर कर सकें? जी बिल्कुल है। देखिए जो अपना मैंने बताया ना कि जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी मानो कि वो मुझे लगी लाइब्रेरी, क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको बुक्स सारे अवेलेबल हैं पढ़ने हुँ। लिखने के एतबार से। मतलब जैसा मैंने बोला कि अगर कोई सीरियस है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने भी बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, बट मैं मिस करता हूँ कि मैंने वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर दिया है। बट मैं ये चाहूँगा कि जो आने वाली जनरेशन्स है वहाँ पे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो हुँ। इस चीज़ का जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाए उतना बेहतर है, क्योंकि बाहर आने के बाद आप वो सारी चीज़ें मिस करते हैं जो आपको मानो देती है। चाहे वो आपका हॉस्टल हो, चाहे वो आपका हॉस्टल के अंदर जो हमारा एक रीडिंग रूम है वो हो, चाहे वो आपका लाइब्रेरी हो। सो ये सब चीज़ें हैं जो आप मिस नहीं कर सकते एज़ अ स्टूडेंट, जो मैंने किया। आपको आज न कल रियलाइज़ होता है उस चीज़ का जब आप वो चीज़ें मिस करते हैं। तो ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात थी कि हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जहाँ पे सारे बुक्स रहते हैं, स्पेशली हमारे अपने लैंग्वेज में। हम चाहें तो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जी, जाते-जाते आप से एक सवाल करता चलूँ कि आप अपने वो साथी जो आपके यहाँ पे जूनियर साथी जो अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं मानो से, और आप ख़ुसूसी तौर पर आपके डिपार्टमेंट से, उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपकी तरह भी एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करें? जी देखिए, अगर मैं एज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बात करूँ फ्रॉम माय डिपार्टमेंट, तो मैं बोलूँगा कि उनको फ़ोकस करना चाहिए जो बेसिक एजुकेशंस और स्टडी जो बुक्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं वो बहुत अलग पढ़ रहे हैं और जो एनआईटी में पढ़ रहे हैं बहुत अलग पढ़ रहे हैं। मैंने मैं अभी तक जितना भी काम कर चुका हूँ, मैंने सब लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। आईआईटीएन के साथ काम कर चुका हूँ, एनआईटी जो आए हैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। इवन आईआईएम से जो आए हैं उनके साथ भी काम कर चुका हूँ, क्योंकि जो मेरा आप करियर देखेंगे तो उसमें सर्विस बेस्ड कंपनी एक ही है, बाकी दोनों प्रोडक्ट बेस्ड है। तो प्रोडक्ट बेस्ड में आना इज नॉट ऑलवेज ईजी। तो मैं उनको बोलूंगा कि अपने जो उनका जो फंडामेंटल बुक्स है, जो बुक्स हमें पढ़ाई जाती है, वो मोर देन एनफ है टू क्रैक एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दैट्स वन थिंग। एंड सेकंड इज कि आपको जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है उनको जो है हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी में अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए जो उनका वक्त होता है, चाहे वो एआई हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, आईओटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ऑटोमेशन हो। तो ये सब चीजें जो है आज के डेट में बहुत फोकस्ड एरियाज हैं। इसी टाइप के कोर्सेज कंप्लीट करके आए थे, एआई, एमएल। तो मैं बोलूंगा कि जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनको इसी चीज पे फोकस करना चाहिए। एंड सेकंड इज जो भी मानिशन लैंग्वेज है उस पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हैं एज ए फ्रेशर, तो आपका जो बेसिक एजुकेशन है दैट विल बी हेल्पफुल। एंड आपका जो कम्युनिकेशन वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो एज ए फ्रेशर सारा इम्पैक्ट आपका उसी चीजों का रहता है, आपका टेक्निकल स्किल का एंड आपका प्रेजेंटेशन स्किल का। वंस यू बिकम एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट और एम्प्लॉय, देन आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है फॉर एनीथिंग वही मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं एक इंटरव्यू ले रहा था तो उसमें मैंने फ्रेशर्स को उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो आप जब एज ए फ्रेशर जाते हैं एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो आपको उस चीज पे ही फोकस करना है कि आपका टेक्निकल स्किल अच्छा होना चाहिए। लाइक जो भी आपने पेपर पढ़े हैं वो आपको एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, सो दैट यू कैन, आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाए आप उसके पूरे के पूरे कोड लिख सकें। एंड जो तीसरा है आपका जो प्रोजेक्ट्स, मेजोरिटी समटाइम्स जो होता है ना कि आपका प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको वो प्रोजेक्ट्स ही पूछते हैं एंड टू एंड कि आपने क्या बनाया। दे जस्ट वांट टू चेक कि आपने खुद बनाया है या मार्केट से खरीदा है करके, या फिर किसी से हेल्प लिया है करके। तो वो एक चीज है। एंड देन फोर्थ इज योर कम्युनिकेशन लैंग्वेज। आपको इंग्लिश एक अच्छे लेवल की आनी चाहिए एंड आपको प्रेजेंट करना अच्छा आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो एक वर्ड होता है, मतलब मुझे यूज नहीं करनी चाहिए, बट बेसिकली when you go to the interview, you are selling yourself. I mean, not skills what you gained during the college or during the academics. तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही मानाखेज बेहतरीन गुफ्तगू कि आपने अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताया। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद अज़ीमुद्दीन, जो अपने तजुर्बात और मुशाहदात और अपने फ़ील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और अपने तालीमी सफ़र के बारे में भी अच्छे से बताया, और लास्ट में उन्होंने उनके जूनियर्स बच्चे हैं उनके लिए क्या-क्या तैयारी होनी चाहिए उनके फ़ील्ड में, उन तमाम चीज़ों पर अच्छे इनपुट्स दिए। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम ख़यालात के लिए।
आप लोगों का भी शुक्रिया इस तरह के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। मैंने देखा है सारे वीडियोस जो भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। जब आप मतलब मुझे पता चला कि ऐसा भी प्रोग्राम होता है तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला कि मैंने IIM के लोगों के साथ भी काम किया, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे जो बड़े अदारे हैं इस मुल्क के और बाहर के भी, वो इस तरह के प्रोग्राम्स अक्सर करते हैं, बीट एन ऑनलाइन और ऑफलाइन। समटाइम आपको बुलाया जाता है टू कम टू द कैंपस एंड गिव सम लेक्चर्स ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग ऑन, और क्या चल रहा है एक्चुअली मार्केट में। देखिए, जो हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट्स होते हैं, बट जो एक्चुअली में काम होता है इन इंडस्ट्री वो बहुत अलग लेवल पे होता है और बहुत अलग तरीके से भी होता है। तो मेरे हिसाब से तो डिपार्टमेंट को हमेशा एक काइंड ऑफ प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहिए कि आप बाहर से जो भी आपके स्टूडेंट पास आउट होकर गए हैं, आप उनको बुलाएं और उनसे पूछें और उन बच्चों का तारुफ कराएं कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी को उनको पढ़ने में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्रोग्रामिंग ही हेल्प करता है, देयर आर अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज वेल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब जो अपने जिंदगी के तजुर्बात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आइंदा फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ, किसी और मानू के होनहार तलबा और तालिबात के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आदाब। You were listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।